हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट 101 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कॉप्लिक्स स्पॉट इन द टिपिकल साइन ऑफ इज द टिपिकल साइन ऑफ। कॉप्लिक स्पॉट किसका विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन ए परट्यूसिस, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मीजल्स। इसका बिल्कुल सही आंसर है। कॉप्लिक स्पॉट खसरे का या मीजल्स का विशिष्ट स्पेशल लक्षण होता है। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो भी यहां पर दी गई है। कॉप्लिक्स स्पॉट आर ग्रेस व्हाइट डॉट्स as small as grains of sands that have reddish। होता क्या है कि जो कॉप्लिक्स स्पॉट होते हैं ये माउथ में किस टाइप से बनते हैं? माउथ में यदि मुंह खोल करके देखा जाए जिस बच्चे को है तो उसमें ये व्हाइट डॉट्स करके ये स्मॉल दानेदार डॉट्स आपको दिखाई देंगे। दे टेंड टू अकर on the inner aspect of the cheeks at the level of premolars। तो कहां पर दिखेंगे, कहां पर आप इसको देख सकते हैं? प्रीमोलर्स, दांतों के पास इसको आप देख सकते हैं। What may spread over the rest of the buccal mucosa। लेकिन यह आपको पूरी जगह भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अधिकांश संभावना है कि जो भी प्रीमोलर्स हैं उनके आसपास आप यदि देखेंगे तो ये आपको आसानी से दानेदार स्पॉट दिख जाएंगे। दे डिसअपियर विद इन 12 to 8 आवर्स। कॉप्लिक स्पॉट इज द टिपिकल साइन ऑफ मीजल। 12 से 18 घंटे में ये डिसअपियर हो जाते हैं। और जो कॉप्लिक स्पॉट होता है ये खसरे का एक बहुत बड़ा साइन होता है। द रैश यूजुअली अपीयर्स अबाउट 14 days आफ्टर ए पर्सन इज एक्सपोज। कोई भी पर्सन यदि जब इन्फेक्शन से एक्सपोज हुआ हो जिस टाइम पर, उसके 14 दिन बाद एक कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। द पाथ ऑफ स्प्रेडिंग द रैशेस इज फ्रॉम द हेड टू द ट्रंक टू द लोअर एक्सट्रीमिटी। पेशेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी कॉन्टेजियस फ्रॉम 3 to 4 days आफ्टर द रैश अपीयर। तो जो भी पेशेंट होता है वो दूसरे पेशेंट को ये अपने जो भी इन्फेक्शन है वो फैला सकता है 3 से 4 दिन। जब ये रैश बनेंगे उसके 3-4 दिन बाद तक भी ये फैला सकता है। तो इसका एक बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि बच्चों को वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। इस वैक्सीन का नाम होता है MMR वैक्सीन और इसकी जो पहली डोज होती है ये 12 से 15 महीने के बच्चों को मिलती है और जो सेकेंड डोज होती है ये 4 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मीजल्स एक वायरल इन्फेक्शन है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 14 दिन का होता है और ये इसका जो मुख्य लक्षण होता है मीजल्स का, जिसको कि खसरा भी कहते हैं, इसका मुख्य लक्षण होता है कॉप्लिक्स स्पॉट। और कॉप्लिक स्पॉट को आप कहाँ देख सकते हैं? दांतों के जो प्रीमोलर दांत हो उसके आसपास आप इसको अच्छी तरह दानेदार ग्रेस व्हाइट कलर के ये दाने होते हैं उनको देख सकते हैं। ये माना जाता है कि इस बच्चे में ये खसरे की शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच कमेटी इज नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भोर कमेटी, ऑप्शन बी श्रीवास्तव कमेटी, ऑप्शन सी करतार सिंह कमेटी, ऑप्शन डी मुदलियार कमेटी। तो एक ऐसी समिति जिसने स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना का नाम के रूप में जो बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, इस कमेटी का नाम था मुदलियार कमेटी। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मुदलियार समिति, जिसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के नाम से भी जाना जाता है, को भारत सरकार द्वारा 1959 में
देश में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति का आकलन करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये जो मुदलियार समिति थी, इसको भारत सरकार ने 1959 में नियुक्त किया था और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 1962 में प्रस्तुत की थी। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? डॉक्टर A.L. मुदलियार। उन्हीं के नाम पर इस समिति को मुदलियार समिति कहते हैं। अब इस समिति की कुछ सिफारिशें भी थी जो इस प्रकार हैं। पहली सिफारिश है, नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने से पहले मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करना। जैसे कि आपने आज भी देखा होगा कि गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो उपस्थित हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की वहां पर आज भी कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। तो ये कमी जो 1962 में महसूस हो रही थी वो शायद आज तक भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो होता क्या है कि सरकार आज भी नए एम्स बना रही है और भी करके नए नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी जो चिकित्सा का स्तर है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। दूसरी इसकी समिति है, सिफारिश है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा की गुणवत्ता में सुधार। तीसरा है, पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों को समेकित करना। चौथी सिफारिश है, विशिष्ट सेवाओं के साथ जिला अस्पतालों को सुदृढ़ बनाना। नेक्स्ट है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण करना। भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा की स्थापना करना। देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी कंपटीशन आजकल का हो रहा है ये इतना टफ है कि आप एक नॉर्मली कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि उसको फाइट किया ना जा सके, कि इसको क्लियर ना किया जा सके। बस करना क्या है? करना आपको ये है कि जो भी उससे रिलेटेड बातें हैं वो भी आपको करनी पड़ेंगी। जैसे कि यहीं पर हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, मुदलियार समिति की ही बात हो रही है। तो मुदलियार समिति में ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा की स्थापना का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? मुदलियार समिति। इसलिए जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, जो भी उसका आंसर दिया जाए, तो उसको पूरा रिलेट करके, एक दूसरे से रिलेट करके कंप्लीट आपको पढ़ना है, तभी आपका एक अच्छी मेरिट से सिलेक्शन हो सकता है। अगली जो इसकी सिफारिश थी समिति की, वो थी समिति का कार्य 1946 में घोर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद से स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रदर्शन का आकलन करना था। तो हुआ क्या था कि हम आप लोग जानते हैं कि 1947 में देश आजाद हुआ था। उसी के एक साल पहले भारत सरकार ने घोर समिति की नियुक्ति की थी। घोर समिति की नियुक्ति इसलिए की थी क्योंकि चूंकि देश आजाद हुआ था, उस समय का क्या ढांचा था, स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, इसको देखने के लिए, इसको आकलन करने के लिए कुछ उसने भी अपनी समितियां दी थी। तो 1946 में जिस समिति के द्वारा जो जो कार्य हुए थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनका आकलन करने के लिए भी इस समिति की रिपोर्ट बनाई गई थी। इसलिए ये मुदलियार समिति हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति साबित हुई, क्योंकि इसके द्वारा जो भी सिफारिशें की गई वो काफी कुछ लागू आज के समय में कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which parts function is transmission of sound vibrations to the internal ear? ध्वनि कंपन को आंतरिक कान तक पहुंचाना किस भाग का कार्य है? ऑप्शन ए यूस्टेकियन ट्यूब, ऑप्शन बी वेस्टिबुले, ऑप्शन सी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी ऑरिकल। तो ये कान से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें जो भी कंपन होते हैं ध्वनि के, जिससे कि आप किसी की बात सुन सकते हैं, तो कंपन को आंतरिक कान इंटरनल ईयर तक पहुंचाना, जिससे कि इस बात का विश्लेषण हो सके कि क्या क्या बोला जा रहा है। ध्वनि कंपन को जो आंतरिक कान तक पहुंचाने का काम होता है, ये होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का।
इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर सही होगा ऑप्शन सी। इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कान का पर्दा भी कहते हैं। कान के पर्दे या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ध्वनि कंपन को आंतरिक कान तक पहुंचाने का कार्य करती है। ध्वनि तरंगें कान की नली से होकर कान के पर्दे पर पड़ती हैं और उसे कंपन करने पर मजबूर कर देती हैं। ये कंपन मध्य कान में मौजूद 3 छोटी हड्डियों ऑसिकल्स तक पहुंचते हैं। इन हड्डियों के नाम है मेलियस, इनकस और स्टेप्स। जैसे कि पूछा जाए कि मेलियस, इनकस और स्टेप्स ये हड्डियां कान में कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं मिडिल ईयर में। और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, ये भी आपको पता होगा। ये हड्डियां ध्वनि तरंगों को आगे बढ़ाती हैं और इन्हें आंतरिक कान तक पहुंचाती हैं। आंतरिक कान में मौजूद कॉक्लिया में बाल कोशिकाएं होती हैं। इन कंपनों को विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं। ये विद्युत ऊर्जा तंत्रिका तंतुओं के जरिए मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार जो टिम्पेनिक झिल्ली का कार्य होता है, जो भी कंपन हुए हैं उनको कहाँ तक पहुंचाना, आंतरिक कान तक पहुंचाने का कार्य करती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेंस which is thicker in the middle than at the edges or card। वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होता है उसे क्या कहते हैं। तो पहली बात तो क्या होता है कि किसी व्यक्ति को मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो उसको कहते हैं कि आंखों का चश्मा लगाइए। तो आंखों का चश्मा लगाने के लिए मेनली क्या होता है, एक तो अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस होता है। इस अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस बोला जाता है और इसको कॉन्वेक्स बोला जाता है, उत्तल लेंस को। अब इसमें जो उत्तल लेंस होता है, ये देख रहे हैं इस चित्र के द्वारा कि बीच में क्या है, ये मोटा है, और अवतल लेंस है ये बीच में क्या है, पतला है। इसीलिए यहाँ पर अब आंसर आपको पता चल ही गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्प सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। हेल्प सिंड्रोम एक जटिलता है। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है किस बीमारी की जटिलता है, कॉम्प्लिकेशन है। ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, प्रीक्लैम्सिया, एड्स। पहले तो जानते हैं कि हेल्प क्या होता है। तो हेल्प मीन्स होता है HELLP, hemolysis, elevated liver enzyme एंड ल्यूकोपीनिया। तो इसमें क्या होता है, सॉरी यहाँ पे ल्यूकोपीनिया नहीं होगा, ये लो प्लेटलेट काउंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हीमोलिसिस होता है, लीवर के एंजाइम बढ़ जाते हैं और प्लेटलेट्स संख्या कम हो जाती है। तो ये देखने को मिलता है किसमें, प्रीक्लैम्सिया में। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हेल्प सिंड्रोम एक गंभीर और दुर्लभ गर्भावस्था जटिलता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना, लीवर एंजाइम का बढ़ना और प्लेटलेट काउंट का कम होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21। किस स्थिति को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए कुशिंग सिंड्रोम, बी एडिसन्स डिजीज, सी ग्रेव्स डिजीज, डी डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर एक ऐसी बीमारी है, ऐसा एक विकार है जिसको ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विकार होता है डाउन सिंड्रोम। अब होता क्या है कि जनरली जो ह्यूमन सेल होती है उसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़ी का मतलब इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल 46 गुणसूत्र एक मानव कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन ये डाउन सिंड्रोम में समस्या ये हो जाती है कि जो इसकी 21वां जोड़ा हुआ होता है, यहाँ पर 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, जबकि होना कितना चाहिए था, तो जोड़े में जबकि 2 ही होते हैं जोड़ा, तभी तो उसको जोड़ा बोलते हैं। लेकिन 21वें नंबर पर जो 21वां जोड़ा होता है उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं।
अब ये 3 क्रोमोसोम कैसे भी हो सकते हैं, इस प्रकार से 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी बोलेंगे। जब ये ट्राइसोमी की घटना होती है, ट्राइसोमी की प्रॉब्लम होती है, तो व्यक्ति में डाउन सिंड्रोम आ जाता है। इसलिए यहाँ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो असामान्य कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त आनुवंशिक गुणसूत्र क्रोमोसोम 21 से बनता है। तो 21 नंबर क्या हो जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र बन जाता है। ज्यादातर बच्चे अपने माता पिता से 23 गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। तो अभी बताया कि जैसे 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो 46 गुणसूत्र होते हैं, टोटल क्रोमोसोम होते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में सामान्य जोड़ी की बजाय 21वें स्थान पर 3 गुणसूत्र होते हैं, जैसा कि अभी आपको बता दिया गया है। ट्राइसोमी के अन्य उदाहरण है 13वें और 18वें स्थान पर पाए जाते हैं। कभी कभी ये 21वें स्थान पर न होकर के 13वें स्थान पर भी ट्राइसोमी हो सकती है और 18वें पर भी हो सकती है। लेकिन जो अधिकांश केस होते हैं, 99% केसेस होते हैं, ये 21वें गुणसूत्र पर ही पाए देखने को मिलते हैं, 21वें स्थान पर ही देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्राइसोमी 21 बोला जाता है। अब डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ बातें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो साइन एंड सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम, ए फ्लैटेंड फेस, चपटा सिर, चपटा चेहरा हो जाएगा, फेस हो जाएगा, especially at the bridges of the nose, almond shaped eyes that slant up, शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन हो जाएगी और छोटे कान हो जाएंगे। तो ये कुछ क्या होता है, हल्का इसमें डाउन सिंड्रोम में परिवर्तन देखने को मिलता है बॉडी के फिजिकल स्टेटस में। ये आपने देखा। ये टंग दैट टेंड्स टू सिक आउट ऑफ द माउथ, स्मॉल हैंड्स एंड फीट, छोटे हाथ पैर हो जाएंगे तो व्यक्ति, ऑटोमेटिक है कि जब छोटे हाथ पैर हो गए तो व्यक्ति बौना हो जाएगा। यहां से हमने देखा कि जो ट्राइसोमी 21 की जो घटना है, इसको डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की मास्टर ग्रंथि है? ऑप्शन ए एड्रीनल ग्लैंड, ऑप्शन बी पैराथायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, it is a pea-sized gland that is housed within a bony structure at the base of the brain near the optic nerve। ये कहां पाई जाती है? बेस ऑफ द ब्रेन और नियर द ऑप्टिक नर्व के पास, बेस ऑफ द ब्रेन में पाई जाती है। इट अटैचेस टू द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ये जुड़ी हुई होती है। द पिट्यूटरी कंट्रोल्स the function of most other endocrine glands and therefore it is called the master gland। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों, जिन्हें को एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं, उनको कंट्रोल करने का कार्य करती है, उनके कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसी कारण पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब इसके हार्मोन्स देखेंगे। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले कुछ हार्मोन है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टेरियर। ये हाइपोथैलेमस हो गया, अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी। तो यहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो देखते हैं। जैसे जीएच है, टीएसएच हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा हो गया एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। चौथा प्रोलैक्टिन हार्मोन। पांचवा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सिक्स्थ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और सातवां है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको एमएसएच भी कहते हैं। ये किससे निकलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब बात आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। दो हार्मोन निकलेंगे, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन 1 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिंदी में जिसको बोलेंगे प्रायोगिक अनुसंधान। बी हिस्टोरिकल रिसर्च,
ऐतिहासिक अनुसंधान, सी एम्पेरिकल रिसर्च, अनुभाविक अनुसंधान, डी थ्योरेटिकल रिसर्च, सैद्धांतिक अनुसंधान। तो देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान की बात हो रही है, वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित क्वेश्चन है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान की जो मुख्य विशेषता होती है ये होती है करके सीखना, करके देखना। क्योंकि वैज्ञानिक उसी को कहते हैं जो किसी एक नई खोज को करे तो क्या करे, करके उसको रियलिटी में लाना। ये किसकी विशेषता होती है, वैज्ञानिक अनुसंधान की। और ये किससे आता है, ये आता है एम्पेरिकल रिसर्च से। इसलिए यही इसकी मुख्य विशेषता है, अनुभव से सीखना। करेक्ट आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अनुभाविक अनुसंधान मीन्स अनुभवजन अनुसंधान, अनुभव से पैदा होने वाला रिसर्च, आपके एक्सपीरियंस से पैदा होने वाली रिसर्च, आपके करने से होने वाला, आपके प्रत्यक्ष जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उससे होने वाली जो रिसर्च है वह शोध होता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अवलोकन या अनुभव के जरिए ज्ञान हासिल किया जाता है। इस तरह के शोध में प्रेक्षण और प्रयोग पर जोर दिया जाता है। मींस प्रेक्षण भी करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तभी उस पर ही अधिक जोर दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल रिसर्च या अनुभविक अनुसंधान कहा जाता है। इट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड वे टू प्रोड्यूस नॉलेज। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज एम्पेरिकल रिसर्च। Its characteristic would be that it is based on observable and measurable evidence. It directly engages with the material world rather than relying on the theoretical or conceptual accept. तो ये थ्योरी पे ज्यादा डिपेंड नहीं होता है, ये किस पे डिपेंड होता है, साइंटिफिक रिसर्च पर डिपेंड होता है, ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड होता है। तो इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन एम्पेरिकल रिसर्च बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, pupil who are organized and have a strong sense of duty are considered as personality type of। जो लोग संगठित होते हैं और उनमें कर्तव्य की भावना प्रबल होती है उन्हें व्यक्तित्व प्रकार का माना जाता है। तो किस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा ईमानदारी की भावना से, बहुत ज्यादा संगठन की भावना से भरे हुए होते हैं, उनके लिए एक शब्द है यहाँ पर, वो शब्द आपको बताना है। क्योंकि यदि इंग्लिश टू इंग्लिश आएगा तो इसमें आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। हिंदी में तो आप बहुत सिंपली ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन ए एक्स्ट्रावर्जन, बहिर्मुखता। ऑप्शन बी इंट्रोवर्जन, अंतर्मुखता। ऑप्शन सी ओपननेस। ऑप्शन डी कंसिस्टेंशियसनेस, कर्तव्यनिष्ठा। तो देखिए जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रॉन्ग भावना से भरे होते हैं और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते, कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास के कुछ लोग जो नर्सिंग ऑफिसर या CHO या कोई स्टाफ नर्स बन चुका है, तो उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ड्यूटी टाइम पर जाएंगे, जितना टाइम दिया जाए। तो ये क्या होती है, ये उनकी होती है कर्तव्यनिष्ठा, क्योंकि उन्हें अपना कर्तव्य पता है कि मुझे क्या करना है। तो इसको कहा जाता है कंसिस्टेंशियसनेस, मीन्स कर्तव्यनिष्ठा। इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहां पर आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे यहां पर। Individuals avoid trouble and achieve high level of success through purposeful planning and persistence. They are also positively regarded by others as intelligent and reliable. तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी में कंसिस्टेंसी रखें लगातार
कर्तव्यनिष्ठ रहें लगातार, तो ऐसे व्यक्ति को जो अन्य लोग हैं उनको बुद्धिमान और रिलायबल मानते हैं, विश्वसनीय मानते हैं, और इनकी ऐसे लोगों में एक सकारात्मक सोच भरी हुई होती है। ऑन द नेगेटिव साइड दे कैन बी कंपल्सिव, परफेक्शनिस्ट एंड वर्कहॉलिक्स। अब एक समस्या और होती है कि इनकी जो नेगेटिव साइड होती है वो भी आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव साइड क्या होती है। तो इनकी नेगेटिव साइड ये होती है कि पहली बात तो जैसे कभी कभी जब कभी आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ काम करने में आपको प्रॉब्लम महसूस हो। इसका कारण ये होता है कि जो भी आपके साथी हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको काम एकदम परफेक्ट चाहिए। इनके साथ आपको तालमेल बिठाना थोड़ा कठिन हो सकता है, तो ये इनका निगेटिव साइड होती है। जब वो परफेक्ट नहीं मिलेगा तो हो सकता है आपसे उनमें प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगे। तो इनके अंदर एक निगेटिव साइड होती है कि इनको ऐसा करना ही है, इस प्रकार से इनके अंदर एक ऐसी निगेटिव भावना की रहती है। तो परफेक्शनिस्ट होते हैं और इनके अंदर एक खूब काम करने की धुन सवार होती है। तो ये इनका कुछ निगेटिव साइड भी वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर देखा कि ऐसे व्यक्ति जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो, स्ट्रांग सेंस ऑफ ड्यूटी हो उनमें, वो किस टाइप की पर्सनालिटी के होते हैं? वो होते हैं कंसिस्टेंशियसनेस मींस कर्तव्यनिष्ठ पर्सनालिटी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो यहाँ पर जो टेलीग्राम में आप इसको सर्च करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डेली पीडीएफ जिस पर अपलोड की जाती है, कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस, टेलीग्राम में आप सर्च करिए, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन? उत्पीड़न के भय का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए पैरानॉइड डिल्यूजन, बी ग्रेंडियोस, सी पैसिविटी, डी इनफिडेलिटी। देखिए कभी कभी कुछ लोग जो वर्किंग वाले होते हैं वो ये लगातार शिकायत करते रहते कि मेरा कोई भ्रम उत्पीड़न कर रहा है, मेरा आसपास का उत्पीड़न कर रहा है, मेरे बड़े कर्मचारी, बड़े अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं। तो ये प्रकार का यदि इस प्रकार का भ्रम रहे लगातार किसी व्यक्ति में, तो इसको माना जाता है पैरानॉइड डिल्यूजन। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पैरानॉइड डिल्यूजन्स आर टाइप ऑफ डिल्यूजन्स दैट involves a person having a persistent false belief that someone is trying to harm them। उनके अंदर एक गलत धारणा रहती है, गलत विश्वास रहता है कि कोई उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये उनके दिमाग की एक उपज ही होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में। दे आर सिम्टम्स ऑफ पैरानोइया विच इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन ऑफ अदर्स। तो इसकी एक प्रॉब्लम ये होती कि एक व्यवहार से संबंधित समस्या है, तो उनको दूसरे लोगों में विश्वास की कमी होती है और लगातार एक शक की भावना, एक संदेह की भावना से लगातार दूसरों को देखने की टेंडेंसी ऐसे लोगों में